बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अनवर फ्रॉम पाकिस्तान। और आज एक बार फिर हम एक फ्रेंडली टॉक्स विद वसीम के उर्दू सेशन के साथ, सॉरी हिंदी सेशन के साथ, लेकिन आई थिंक उर्दू हिंदी अब एक ही हो गया, क्योंकि हम उर्दू में बात करते हैं, हिंदी में जवाब मिलता है। तो मैंने लोगों की सहूलत के लिए अलग अलग रख दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने कुछ उर्दू सेशन किए हैं, जैसे कि वो बहुत ही मैं समझता था उर्दू नाम ही रखना चाहिए, जिसमें शाहीन हसन है, वो बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। और डॉक्टर इदरीस मोदी जी बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे। जावेद जाफरी, उसकी उर्दू बहुत अच्छी है। तो ये इंडिया में भी काफी लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं, जैसे कि आपको पता है, एक बार फिर हमारे साथ है मुनिंदर सिंह गोला जी। गोला जी कैसे हैं? वंस अगेन वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने इस दूसरे शो के अंदर, बिकॉज आपने पहले शो के अंदर मुझे बुलाया था और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं दूसरे शो में भी आ सकूं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत अच्छा हूँ। और जैसा कि सब लोगों को पता ही है कि नाम है मनंदर सिंह गोला और यूपी डिस्ट्रिक्ट कासगंज इंडिया से बिलोंग करते हैं। और जब से इस आईटी सेक्टर के अंदर आए हैं तब से लाइफ को थोड़ा सा अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और आपके साथ जो पहचान मिली है मुझे, और आपको जो पूरी दुनिया में पहचान मिली है, मुझे भी पूरी दुनिया में जो पहचान मिली है आईटी सेक्टर के माध्यम से, इसके लिए तो हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे अपने एस मुफारिस सर का। और बाकी तो लाइफ है, चलती रहेगी। बाकी मैं बहुत अच्छा हूँ। और आज का जो सेशन है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। वो भी एक काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ऐसी है। अच्छा, हम लास्ट टाइम, अगर हम आपको याद हो, हम बात कर रहे थे अपने एजुकेशन सिस्टम की। और क्योंकि प्रोग्राम का टाइम काफी, असल में हम 30 मिनट्स का सेशन टाइम रखा है, ताकि क्योंकि लोग लंबे सेशन पसंद नहीं करते, तो हमने कहा चलो एक हल्की फुल्की गुफ्तगू और सेशन को कम रखा जाए। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अपने एजुकेशन सिस्टम की। और बोला जी, आप क्या समझते हैं, अगर आपको ये इख्तियार दिया जाए, अथॉरिटी दी जाए, तो आप क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या चेंजिंग लाना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप एजुकेशन सिस्टम में हैं। तो और ये चीजें मेरे ख्याल में जो टीचर होता है उसके जहन में चल रही होती है, अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, ऐसा कुछ है ना? या आपने सोचा ही नहीं? नहीं, मैंने सोचा है इस बारे में। हम्म। और मैंने ये भी सोचा है कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर मैं कुछ ऐसा एक ड्रीम है, मेरे दिमाग के अंदर एक ड्रीम चल रहा है। हम्म। और ऊपर वाले ने चाहा तो ये ड्रीम जो है जरूर पूरा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर उस लेवल से नहीं बताऊंगा जिस लेवल से कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो वो अपने देश में किस तरीके से काम करेगा या अपने प्रदेश में। मैं अपने लेवल से बताऊंगा कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल के अंदर अगर मैं प्रिंसिपल हूं, या स्कूल मेरा है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल मेरा है, तो मैं वहां पर बच्चों को एजुकेशन उस तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा जो कि उसके एक व्यवहार में शामिल हो। वो एजुकेशन वो उसके बिहेवियर में शामिल हो। अब अभी आपने लास्ट सेशन में कहा था कि हमारी कोई इंग्लिश मदर टंग तो है नहीं, क्योंकि हमें जब बोलना होता है तो कहाँ पे वाज लगाना है, कहाँ पे वर लगाना है, ये सब हमें सोचना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में और इंग्लैंड में ये सब लोग नहीं सोचते हैं। वो तो हम्म। हमारे जैसे जैसे हम हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वैसे वो इंग्लिश बोलते हैं। हम्म। तो एक अच्छे माहौल को एक डेवलप करना, सबसे पहला पॉइंट तो सर ये रहेगा। हम्म। अगर आप एक एजुकेशन सिस्टम को या अपने आसपास के माहौल को अगर आप सुधारना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वहां पे आपके आसपास बहुत सारे जो एक न्यू जनरेशन है वो अच्छी तरीके से इंग्लिश में बात कर सके, तो वहां पे उनको इंग्लिश में पढ़ाने से ज्यादा बेटर है कि उनको एक इन्वायरमेंट दिया जाए, उनको वहां पे एक माहौल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, अपने ऊपर ले लेता हूं कि मेरा एक स्कूल है और वहां पे कम से कम 1500 बच्चे पढ़ते हैं। तो जैसे ही बच्चे स्कूल में एंटर हों या टीचर स्कूल के अंदर एंटर हों, तो वो अपनी हिंदी बिल्कुल स्कूल के बाहर छोड़ के आ जाए। उनको बात करनी है, उनको पानी पीने जाना है, उनको खेलने के लिए जाना है, उनको खाना खाने जाना है, कोई चीज किसी से मांगनी है, किसी टीचर से मिलना है,
XYZ, उनको इंग्लिश में ही बात करनी है। चाहे वो टूटी फूटी कैसी भी इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन उनको इंग्लिश में ही शब्दों का इस्तेमाल करना। ये क्या है, ये उनके व्यवहार में आ जाएगा। उनकी जो टंग होती है, मेन चीज क्या होती है सर, जो हमारी टंग जीभ होती है, इसको चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको नहीं चलाते हैं तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते, आपको बोलना नहीं आ पाएगी। ये आपको बोलना, इंग्लिश बोलना जरूरी है। और दूसरी बात, जैसे ही आप बच्चा घर पे आ जाता है तो आप बच्चों से इंग्लिश में आप सेंटेंस बोलिए, इंग्लिश उसके सामने सेंटेंस बोलिए, कम हियर, गो देयर, प्लीज गिव मी अ वाटर, एंड प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, एंड प्लीज गिव मी अ फोन, एंड पिक अप द फोन एंड शट डाउन द लैपटॉप, लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें अपने फैमिली में, अपने माहौल में, अपने एनवायरमेंट में आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जब आप इस तरीके से बच्चों के साथ, जब ये व्यवहार में आता है, बिहेवियर में आता है, तो बच्चे ऑटोमेटिक सीखने लगते हैं। और एक अंतर आपको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ऑटोमेटिक दिखाई देगा। मैं आपको सर एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ, अपने घर का रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। बच्चों को अगर आदत डलवानी हो किसी भी चीज की, तो आप उनसे कभी भी कोई भी चीज बोलो मत, उनके सामने करो। उनके सामने आपको वो एक्टिविटी करनी है। अब जैसे मेरा एक छोटा बच्चा है, 2.5 साल, पौने 3 साल का होगा, है ना, 3 साल का होगा। जब भी उसके सोने का समय होता है, तो मैं उसके हाथ पैर मुंह, मतलब एक गर्मी के मौसम में पूरा एक ठंडे पानी से उसको अच्छी तरीके से साफ करता हूं सबसे पहले। और उसकी ये आदत जो है ना, जो मैं डेली करता हूं उसके साथ, और जब मैं कभी घर पे नहीं होता हूं तो अब वो खुद करने लगा है। यानी कि बिस्तर पे जाने से पहले वह अपने हाथ पैर को धो करके उसके बाद सोता है। और उसके बाद एक एक ये प्रोडक्ट है जो कि बच्चों के मेंटल लेवल के लिए काफी बेस्ट है ये। और ये वो मुझसे खुद मांगता है कि मुझे वो खिलाओ, कोलेस्ट्रम। उसके बाद ये तुलसी है, ये भी मुझे पिलाओ। अगर मैं पिलाना भूल जाता हूं तो वो उसे मांग लेता है। ये क्या है, ये उसकी आदत में आ चुका है। ऐसे ही एक लड़की है, तो वो भी उसकी ये क्या है, हमें उसके बिहेवियर में सर ये सारी चीजें हमें शामिल करनी पड़ती हैं। और अगर हम शामिल नहीं करेंगे तो उसकी हैबिट नहीं बनेगी, उसकी हमें हैबिट बनानी है। और वो अगर आपने हैबिट बना दी, आपका काम आसान हो जाएगा। तो एजुकेशन पर भी सर ये चीज डिपेंड करती है। तो हमें एक माहौल देना जरूरी है। आपकी सर आवाज नहीं आ रही है। गोला जी, इस चक्कर में एक और बात भी तो है ना, कि हमने वो चीजें भी देखनी है कि हमारी जो अपनी जुबान है वो भी इग्नोर ना हो। ठीक है, कि बिल्कुल। हाँ, यस। वो उसको भी, अगर हिंदी में आप हैं या हम उर्दू में हैं, हमें वो भी साथ लेके चलनी है। हम कहते हैं होनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब मैं एक और चीज भी मैं बात स्पेशली मेंशन करना सर चाहूंगा। मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, और मैं आपको इसका एक बेनिफिट मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी जो मदर टंग है, हिंदी है या उर्दू है, वो भी हमें नहीं बोलनी है। लेकिन अगर हमारा बच्चा अगर इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोलना सीख जाता है, अगर वो छोटी मोटी अगर बात करना भी सीख जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूं कहां पर होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा उसके एग्जामिनेशन में। जब वहां पे वो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो वहां पर उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जस्ट क्वेश्चन को एक प्रैक्टिकल रूप में समझ लेगा, और वह अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके लिख सकता है। ये एक सबसे बड़ा फायदा होगा जब वो किसी हायर एजुकेशन में या 10th क्लास में या 8th क्लास में जब पढ़ रहा होगा, तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वहां पे। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरे नजरिए से। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, देखिए, मैं एक और बात कर रहा था कि कुछ हमारा एक जो चीज जो कि हम पाकिस्तान में कुछ स्कूलों में, काफी स्कूलों में है, वो है कि हम हमें रट्टा सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस करवाना है। हमें एक्टिविटी बेस्ड काम करना है। एक्टिविटी बेस्ड स्कूलों में काम करना है। बच्चे उससे ज्यादा सीखते हैं जल्दी। अब मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में जो बच्चों के स्कूलों के ट्रिप्स जा रहे होते हैं, जैसे कि मरी में चला गया या दूसरे शहर में चला गया सैर व तफरीह के लिए। आपके भी इधर होता होगा कि स्कूलों में ट्रिप्स जाते होंगे। लेकिन मैं कुछ अर्सा मैं रहा हूँ साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में जो एक चीज में मैंने देखी है, एक तो वहां पर जो स्कूलों के ट्रिप्स जाते हैं वो ऐसे नहीं जाते कि अब ये स्कूल का ट्रिप जा रहा है जी, एयरपोर्ट जा रहा है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि
जो पैसेंजर है कहाँ से डिपार्चर होंगे, कहाँ से अराइवल होगा, जो डोमेस्टिक कहाँ पर है और इंटरनेशनल फ्लाइट कहाँ से आ रही जा रही हैं, और उनको कैसे रिसीव करना है, कैसे सी ऑफ करना है, ये सिखाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में कैसे जाना है, कैसे टिकट लेना है, ठीक है, बसेस में कैसे लेना है। आज हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, आपने कैसे खाना खाना है वहाँ पे, कैसे बिहेव करना है, ठीक है। आज हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, तो वहां पर वो ये चीजें सिखाते हैं। तो ये बच्चे होते हैं ना, ये उनको ये चीजें पहले से पता होती हैं कि ये जो आ, अक्सर जो चीजें लोगों को नहीं पता होती बड़े होकर, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं होता जब तक ठोकरे खा के सीखते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि वहां पर एक और चीज भी मैंने देखी है कि वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, आरोबाइट। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, लेकिन वो एरोबाइट ये होता है हर बच्चे को, ये बड़ा होता है ना, A 7 8 9, वहां पे हर बच्चे को हफ्ते में एक दिन एज ए आरोबाइट काम करना पड़ता है। यानी उनकी 5 दिन स्कूलिंग होती है, 2 दिन छुट्टी होती है हफ्तावार, तो सैटरडे को उनको एज ए आरोबाइट काम करना। तो ये जो क्या काम करना है वो बच्चे ने चूज करना है। अच्छा होता है, ये कुछ बच्चे फर्नीचर का काम कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं। एक तो जब वो इस दिन काम करते हैं उनको उनका पैसे मिलते हैं, ठीक है, एक तो वो कमा। दूसरा बात है कि वहां पे एक उनको स्किल सीख रहे हैं, उनको आइडिया मिल रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं, उन्हें चीजों के बारे में पता चल रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये मैं वहाँ के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। फिर मैं दूसरी मिसाल दूंगा, जैसे मेरा बड़े भाई अमेरिका में है, डैलस टेक्सास में। वहां पर वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं हमने संडे को भी स्कूल जाना है, स्कूल का सिस्टम इतना अच्छा है। यानी स्कूलिंग हम्म। ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे बच्चों को मार मार के लेके जाना पड़ता है, हमने स्कूल नहीं जाना, दिल नहीं करता। टीचर क्या कहते हैं, बर्डन इतना डाल देते हैं, हेक्टिक रूटीन होती है, ठीक है ना। तो वहां पे, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, होना चाहिए सिस्टम? बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि स्कूल का माहौल इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे को ये लगना ही नहीं चाहिए कि मेरे स्कूल की छुट्टी हो और मैं अपने घर पर बैठूं। बच्चे को स्कूल से प्यार हो जाना चाहिए, बच्चे को अपने सिलेबस से प्यार हो जाना चाहिए, और उसको वहां पर और कुछ नया सीखने को मिलता है तो 100% ऐसा एक स्कूल का माहौल बन जाएगा कि वह कभी भी ये महसूस ही नहीं कर पाएगा कि हाँ, मुझे आज स्कूल का जो है, आज स्कूल को मिस करना है। वो खुद भागा भागा स्कूल चला जाए, कुछ उसको सीखने को मिल रहा है। तो एक दो चीजें होती हैं, एक तो एजुकेशन, वहां पे वो कुछ सीख रहा है। दूसरा, टीचर का जो बिहेवियर है, जो टीचर उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझसे कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है या मेरे ऊपर कोई बर्डन थोप रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आपने अमेरिका का जो आपने एग्जाम्पल दिया, वास्तव में ऐसे स्कूलों की इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। अगर एक एजुकेशन सिस्टम अगर यहाँ पर बन जाता है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। दूसरी बात यह है सर, यहाँ पे एक फैसिलिटी नाम की जो चीज है ना, वो थोड़ी सी एक कम है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को उस तरीके से एक जागरूक ही नहीं कराया जाता है कि बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। पढ़ गया तो ठीक है, नहीं पढ़ गया तो ठीक है। यानी कि एक एजुकेशन की जो एक पावर है या उसका जो एक इम्पोर्टेंस है, वह बहुत ही कम लोगों को पता है। और ये आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से डेवलप हो रही है, अगर हमने उस तरफ अपने बच्चों को अगर नहीं भेजा तो आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। क्योंकि आपको तो पता है कि जिस तरीके से आज ना तो स्याही दबात है, ना तख्ती है, ना हमारे ब्लैक बोर्ड हैं, आज तो खैर हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम के अंदर ये भी नहीं बचेंगे। मुझे लगता है कि कॉपी किताबें भी बंद हो जाएंगी, ये पेंसिल हैं, ये जो पेन है, ये भी शायद बंद हो जाएंगे, सब डिजिटल हो जाएगा। इसलिए ऐसे हमें बहुत जागरूक करने की जरूरत है, और हमें माहौल बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिवली यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि एक ऐसा लगे कि हाँ, बच्चे को वो उसका खुद ही मन करे कि मुझे स्कूल जाना ही जाना है। और तभी जाकर के एक अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो पाएगा। इसके लिए सर बहुत टाइम लगेगा, हम्म लेकिन हम अपने लेवल से अगर कुछ करना चाहें तो हम्म हम कुछ कर सकते हैं अपने माहौल में, बिल्कुल अपने मोहल्ले में या अपने एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा जो अपना पर्सनली एक है कि जो 9 10 चलो एक बड़ी क्लासेस है, 7 8 तक जो जो स्कूलिंग जो जो सिलेबस है ना, वो सिर्फ 3 ही बुक्स होनी चाहिए। ये 3 बुक्स इस सेंस में कि अगर आप वहाँ पे हिंदी चल रही है इंडिया में,
तो हिंदी में ही साइंस, पीएस, आईएएस, जो भी आपकी जो बुक्स वगैरह हैं, चार टॉपिक हैं, वो इसी में होने चाहिए। एक इंग्लिश होनी चाहिए, एक हिंदी होनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ है तो उर्दू होनी चाहिए, और तीसरी मैथ होनी चाहिए, डेट्स इट। तो इन्हीं को लेकर आगे चलें। आप बड़ी क्लासेस में उनको लादा करते हैं, बच्चों पे शुरू की क्लासेस में जिनकी बेस बननी है उन पे ज्यादा बोझ ना डाला जाए। बजाय उन पे बोझ डालने के लिए उनको सीखने पे ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड काम, क्योंकि जब बच्चा इसी लिखने में, या कहीं मैंने देखा बच्चे को होमवर्क इतना मिलाता है, वो होमवर्क करके इतना थक जाते हैं, उनको कुछ याद करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मैं ये, आपको एक चीज दिखाऊं, जी जी मैं आपको सर एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखिए जी ये ये क्या चीज है? हाँ जी। हाँ, ये देखिए क्या हाँ लिखा जी, हुआ है। ये लिखा है CP वी पब्लिक स्कूल, हाँ। शहर सावर, अ, कासगंज, हम्म, लिखा है ना, सावरकांजगंज। जी हाँ, हाँ जी जी। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। और नीचे क्या लिखा है, होम असाइनमेंट फॉर सेकंड, समर वेकेशन, वेकेशंस। होम असाइनमेंट फॉर समर वैकेशन। हाँ, तो ये ये इतना बड़ा पेज, इतना बड़ा पेज, ये क्लास सेकंड का समर वैकेशन का है। यानी कि जो गर्मी की छुट्टियां है ना, उनको ये जीने, गर्मी की छुट्टियों का पूरा दिया हुआ उनको है, जीने नहीं सेकंड देना, क्लास का ये करना है। उनको जीने नहीं देना है। यहाँ पर, यहाँ पर बच्चे दुआएं मांग रहे थे कि हमें क्या फायदा। अच्छा, अच्छा, मेरा मेरा मेरे साथ लेकिन लेकिन यहाँ पे सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चलो भाई ये होम असाइनमेंट मिला हुआ है समर वैकेशन में, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक दिन में ही सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को उनकी हेल्प करने का एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है कि पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम बांध दिया है कि एक दिन में केवल एक ही सब्जेक्ट करना है, हम्म और उसमें से आधा ही करना है। अगर उसमें 10 क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट के, तो उसमें से केवल 5 ही क्वेश्चन करना है, हम्म बस और कुछ नहीं करना है। हम्म क्योंकि पूरा महीना पड़ा है। अगर हम एक दिन में ही सब कुछ करने लग जाएंगे तो बच्चा ऊब जाएगा, बेकार हो जाएगा वो। बिल्कुल ऐसे और ऐसे। हमने उसका आधा करा दिया तो बच्चे को पूरे दिन का समय मिल जाएगा, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिखाना चाहिए। अच्छा, जो हमारी स्कूलिंग थी ना, मुझे याद है, अगर 2 महीने 2.5 महीने की जो छुट्टियां आती है ना गर्मियों की, तो मैं 10 दिन में 15 दिन में मैं सारा काम कर लेता था, दिन रात लगा के ना, कि इसके बाद मैं स्कूल से सारी छुट्टियां गुजारूंगा। और ये बहुत मजा आता था, क्योंकि वो सब कहते थे हुआ क्या है, ये जब देखो स्कूल का ये काम ही कर रहा है। तो लेकिन मुझे पता था कि अगर ये मैं कंप्लीट कर लूंगा, मेरी टेंशन जरा रिलीफ मिल जाएगा मुझे, तो बाद में, क्योंकि सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, हम्म, थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगा कि ये जो गर्मियों की छुट्टियों के लिए जो होम असाइनमेंट मिलते हैं ना सर, ये एक्चुअली इसलिए मिलते हैं क्योंकि स्कूल मार्च में ही स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाते हैं ये। आपने गौर किया होगा कि पहले जुलाई टू जुलाई स्कूल चलते थे, हम्म, और जब अप्रैल में रिजल्ट आता था तो थोड़े दिन पढ़ाई होती थी, 10 या 15 दिन। उसके बाद स्कूल बंद हो जाते थे कि अब जुलाई में ही हमारे स्कूल खुलेंगे, तभी नया कोर्स लेंगे, तभी पढ़ाई शुरू होगी। तो हमें होम असाइनमेंट मिलता ही नहीं था, होमवर्क हमें मिलता ही नहीं था गर्मियों का। हम्म, लेकिन अभी क्या है कि मार्च अप्रैल में ही स्कूल शुरू हो जाते हैं। हम्म। इसलिए एक महीने का जो पढ़ाई उन्होंने कर दिया बच्चों के लिए, उसका पूरा उन्होंने सिलेबस दे दिया। इसलिए बच्चों का और भी ज्यादा एक बर्डन बढ़ जाता है उनके दिमाग के ऊपर। हम्म। पहले नहीं होता था लेकिन ऐसा। लेकिन हमारा भी मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर उसकी जो स्टार्टिंग डेट सितंबर हो जाए, सितंबर हो जाए तो मार्च अप्रैल तक वो फारिग हो जाए, उसके बाद जो बीच में गर्मियों की छुट्टियां हैं, वो प्रेशर ना हो, बर्डन ना हो बच्चों पे। कि आधा काम देखिए, जब होता ही है कि जब आधा काम पहले हो गया, आधा काम बीच में लटक गया ना, तो वो गैप पड़ जाता है। अगर टीचर ने समझाया भी होता वो भी चला जाता है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये थोड़ा टाइमिंग मंथ, ये शायद हम शुरू से हम, जो मैं ख्याल में ये अंग्रेज ही बना के गए हैं हमारा सिस्टम ये सारा, तो खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ, ये कब हमारा। ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये अब हमारे कल्चर में आ चुका है सर ये। और जब तक अगर हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, जब तक हम इंग्लिश में बोल नहीं सकते, इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, तो सामने वाले इंसान को, सर आपको पता है ना कि इंसान को एक लिटरेट पर्सन या पढ़ा लिखा एक व्यक्ति नहीं माना जाता है।
इसलिए ये लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई एक अच्छा खासा व्यक्ति होगा तो वो सही तरीके से फिट कर देगा सामने वाले को कि हम्म कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति गलत है। हम्म लेकिन फिर भी एक मेंटेलिटी तो बन चुकी है। हम्म और अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि कहीं ना कहीं सितंबर में जाकर के अगर स्कूल अगर ओपन हो हम्म तो एक ये लंबा गैप हो जाएगा सर, क्योंकि फिर अगर मार्च में अगर एग्जाम फाइनल एग्जाम होंगे तो बच्चों को समय नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जुलाई का जो मौसम है वो ठीक है। बाकी एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है नहीं नहीं, कि वो किस तरीके से मैं इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि गर्मियों में छुट्टियां तो देनी ही होती है ना, एक दो महीने, 2 महीने तो एटलीस्ट होती है, हमारे तो होती है जुलाई जी जी अगस्त में। जी। आपकी कब होती है? 1 महीने की होती है सिर्फ? अच्छा, ये हमारे वाले तो अच्छे हैं। जून जून। हमारी जून में, 1 जून से स्टार्ट होती है अक्सर, और 15 अगस्त तक हो जाती है। 2.5 मिनट की होती है, 2.5 महीने की होती है। हाँ, 1 जून से स्टार्ट होती है, 30 जून को खत्म हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तान के बस बच्चों। ये है बस ये है कि मई के महीने में 10 दिन और मिल जाते हैं, क्योंकि 20 मई को स्कूल बंद हो जाता है तो 10 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सवा 20 मई को सारे स्कूल क्लोज हो जाते हैं। सवा महीना कर लें चलो। अच्छा, हाँ, 1 महीना 10 दिन। यानी अभी आप छुट्टियों में, यानी इजी, यानी लेकिन आप जाते हैं स्कूल? स्कूल जाना होता है तो? नहीं, अभी नहीं, अभी तो छुट्टियां हो रही हैं। नहीं, अभी तो छुट्टियां हैं। होता है ना टीचर्स को छुट्टी नहीं, ऐसा कुछ चक्कर होता है? ना 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 ना, ये सभी के लिए है। हम्म, सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाँ। ये जो आपने जो एमएलएम ज्वाइन की थी, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? और ये आपको मोटिवेशन, आपका यूट्यूब की तो आपने बताया था, किसी आपके किसी टीचर ने या किसी दोस्त ने, जो आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे तो यूट्यूब की तरफ किया था, एमएलएम की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? एमएलएम मैं एमएलएम के बारे में सर मुझे एम भी नहीं पता कि एमएलएम क्या होता है। हम्म और एमएलएम में मैं नहीं गया था, मेरा छोटा भाई है, हम्म। उसके पास मामा का लड़का आया था, ये प्रोडक्ट हैं, इसको यूज करो, जैसे कि ये प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट हैं ये भी एमएलएम के ही है जी जी, अच्छा। तो हाँ हाँ, तो अभी भी हम मतलब यूज कर लेते हैं, हाँ। मतलब काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं नहीं, अच्छे प्रोडक्ट जिनको हम होते यूज हैं। कर लेते हैं। जी जी, अच्छे प्रोडक्ट हाँ, होते हैं। अभी जैसे कि ये प्रोडक्ट है स्पिरुलिना है, तो ये हाँ। मल्टीविटामिन है ना। तो अभी मैंने इसको आपकी सेशन से शुरू होने से पहले जो है मैंने 2 कैप्सूल खा लिए थे ताकि एनर्जी बनी रहे बॉडी में अच्छा अच्छा, ये इसका नाम मैंने सुना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी आई थिंक ये जो आपने नाम लिया है सिप्रोलिना, ये यहाँ पर, हाँ, क्योंकि मुझे कोई मिला था, उसने बताया था इस जो हर्बल मेडिसिन वगैरह हैं, ऐसे कुछ है ना, तो वो यानी ये ये मल्टीविटामिन है सर, हम्म ये मल्टीविटामिन है। हम्म इसमें लगभग 45 टाइप्स के जो है मल्टीविटामिन होते हैं। हम्म और जो हमें वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और ये जितनी सारी चीजें होती हैं उनको खाने से हमें नहीं मिल पाते हैं, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो तो ये कुल बात, मिलाकर के हम बात कर रहे थे एमएलएम की। तो वाकई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि वाकई कोई इफेक्ट भी होता है या कोई नफसियाती तौर पर बस होता है कि पावर आ गई? एक होता है ना नहीं वो, नहीं सर, महसूस होता है। पपाया, नहीं, चले मैंने ये महसूस पालक खा के नहीं वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंटिन्यू ऐसा नहीं किए। है सर। नहीं, मैंने इसको फील किया है। मैंने इसको लगभग काफी लंबे समय से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसकी एनर्जी आपको दिखाई देती है बाकायदा, जब आप सर में साइड दर्द हो, जब आप थके थके हो तो आप इसको खा लें तो आपको एनर्जी आ जाती है। साइड साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे हर्बल से, जैसे होता है? कोई नहीं, चले कोई तो। साइड इफेक्ट नहीं होते। तो हम बात कर रहे थे सर, एमएलएम की बात कर रहे थे, जी तो जी। मुझे एमएलएम के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे एमएलएम के बारे में एम भी नहीं पता। तो ऐसे ही मामा का लड़का जो है घर पे आया उस दिन, 2015 या 2014 की बात है ये, 2014 की, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है ये। उस समय मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। तो जब मैं स्कूल से घर वापस आया तो उसने मुझे सारा कुछ बताया कि इस तरीके से ये चाय, कॉफी, सप्लीमेंट, साबुन मार्केट से लेते हो, मत लेना, यहाँ से लोगे तो कमीशन मिलेगा, बस दूसरों को बताओगे तो और कमीशन मिलेगा। अच्छा। मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, 750 रुपए की 750 रुपए का सामान ले लो, उसके बाद आईडी वाईडी बन जाएगी। कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब वो प्रोडक्ट घर पे आए, यूज कर लिए, अच्छा लगा, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया।
लेकिन बाद में धीरे धीरे करके कभी कुछ आ गया, 100 रुपए का चेक आ गया, कभी 200 रुपए का चेक आ गया, क्या हुआ? कभी बगैर कुछ किए? 150। हाँ, हाँ, मतलब यूज करते करते आ गया। तो कभी 100 रुपए का आ गया, कभी 150 रुपए का आ गया। मोटिवेशन मिली। तो यूज करते करते अगर आ गया, तो जा करके मामा का लड़का जो है फिर आया घर पे, तो उसने कहा कि 2-4 लोगों को बता दो, मिलवा दो, उनकी भी आईडी बनवा दो, तो तुम्हें 100 की जगह 200 आ जाएगा, 200 की जगह 500 आ जाएगा। मैंने कहा ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से फिर ये कहानी जो है आगे बढ़ी। फिर 1-2 मीटिंग में गए, इस तरीके से हमने इस एमएलएम के सेक्टर को जो है हम जानबूझ के नहीं आए, हमें बस अचानक ही हम इसके अंदर आ गए। लेकिन अचानक आने का भी इसमें हमें एक फायदा मिला। सबसे बड़ी चीज, इस एमएलएम के अंदर जब हम पहुंचे, इसकी पूरी गहराई को समझा, गहराई को हमने जाना, तो इसमें ये चीज पता चली कि यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जिस तरीके से पूरा का पूरा जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, फैक्ट्री से लेकर के कस्टमर तक का, वो हमें पता चला कि ये लोग पैसे कमाते किस तरीके से हैं। दूसरा हमें पता चला, इसका जो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो था कि हमें हेल्थ एजुकेशन मिली। हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर जो है 2 किडनी होती हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर जो डायबिटीज होती है वो किस वजह से होती है। हमें पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक आता है वो आर्टरीज के ब्लॉक होने से आता है। हमें पता ही नहीं था कि अगर आपकी पेशाब पीली पीली आ रही है तो आपकी बॉडी में जो है पानी की कमी है या किसी और चीज की कमी है। अगर आपकी सांस फूल रही है तो आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो ये हेल्थ एजुकेशन जो वहां पे मिली, आज मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया कि मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूं। और जो अपनी केयर खुद कर ले, तो आप समझ जाइए सर कि आपने अपने आप को पहचान लिया है कि आप कौन हैं। ये आपकी बॉडी मशीन ही तो है ये। अब आप इसके अंदर सरसों के तेल की जगह अगर आप पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? तो ये चलेगी क्या मशीन? नहीं। अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह कड़ुआ तेल डालोगे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगी। तो ये एक मशीन है, इसको क्या चाहिए, दिल कैसे चलता है, किडनी कैसे चलती है, लीवर कैसे काम करता है, हमारी इंटेस्टाइन कैसे काम करती है, हमारा जो हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। यानी कि एक एक चीज को यहाँ पे 5 साल मैंने दिए सर इसके लिए, 5 से 6 साल दिए। और 5 से 6 साल के अंदर मैं गारंटी से ये बोलता हूँ कि मैं अपने बॉडी का डॉक्टर तो बन गया। अगर खांसी भी आती है तो मैं पता चल जाता है कि मुझे खांसी क्यों आई है। अगर मेरे सर में दर्द होता है तो मुझे पता चल जाता है कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। ये फायदा हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ यहाँ से, एमएलएम से, वो था कि सर कहते हैं कि लोग अमीर कैसे बन जाते हैं इतने। यानी कि लोग इतने ज्यादा एक एक महीने के 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, 2-2 लाख रुपए कम महीने कमाते हैं, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए महीने कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? वो जो फॉर्मूला मिला वो सर एमएलएम से ही मिला। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल सर लखपति बनना है, मान लेते हैं लखपति बनना है, तो मुझे वहां पे ये सिखाया गया था कि आपको करोड़पति लोगों के बीच में रहना है। अगर आप करोड़पति लोगों के बीच में रहेंगे तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे, एटलीस्ट आप लखपति जरूर बन जाएंगे, क्योंकि वो आपको ज्ञान बांट देंगे। और ये एक ऐसा सिस्टम मुझे मिला जहां पर मैं कहता हूं कि हर माँ बाप को कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ना अपने बच्चियों को एमएलएम में भेज देना चाहिए। वहां से वो ठोकरें खा खा के पूरी तरीके से एक मैच्योर पर्सन बन जाएगा। और वहां से वो अपने आप को समझ जाएगा और वो पैसे बनाना समझ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये समझा कि लोग आखिर 1 महीने के अंदर लाखों रुपए किस तरीके से कमा लेते हैं। ये एमएलएम ने मुझे सिखाया, फ्री में सिखाया। अदरवाइज इसकी अगर हम ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं कोचिंग में जाते हैं या कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है हर एजुकेशन के लिए। एमएलएम बिल्कुल फ्री का एजुकेशन सिस्टम है। बस आपको एक अच्छी कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाना है और आपको सीखने पे फोकस करना है। इससे मेरे अंदर एक चीज डेवलप हो गई, जो मैं आज एमएलएम को ही मैं धन्यवाद देता हूं कि आज अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। आज मैं अगर 1000 लोग भी अगर मेरे सामने बैठे हों, अगर मुझे कोई टॉपिक दे दिया जाए
और मुझे उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़े, तो मैं उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक जो हेजिटेशन होती है स्टेज पे जाने पे, माइक सर इस तरीके से कँपकपा रहा था। मुझे आज भी ध्यान है कि जब मुझे पहली बार स्टेज पे बुलाया गया था और वहाँ पे सिर्फ मुझे अपना नाम बताना था, तो मुझे नाम बताने में 5 मिनट लग गए। आप सोचिए कि जब नाम बताने में 5 मिनट अगर मैंने बता दिए तो फिर आगे की स्पीच मैं कैसे दे पाऊँगा? तो वहाँ पे मेरे पैर काँप रहे थे, हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो ये जो हेजिटेशन, ये जो एक कॉन्फिडेंस था, वो मुझे एमएलएम ने ही दिया था। मुझे यहाँ पे मैं खुद नहीं आया, मुझे धक्का मार करके जो है यहाँ पर लाया गया था। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब आपको कहीं भेजता है, तो वो आपके इम्तिहान भी लेता है, और अगर आप इम्तिहान में पास होते चले जाते हैं, तो वो आपको एक ऐसी जगह भेज देता है, जो वास्तव में आपके लायक होती है। और आज वास्तव में आज हम उसी स्टेज पर हैं। बीच-बीच में बहुत सारे ऐसी कंपनियां भी आई जिन्होंने हमें पूरी तरीके से बर्बाद भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे बिल्कुल दूध के धुले बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां आई हैं जिन्होंने हमारे लाखों रुपए जो है बर्बाद भी किए। कंपनियां लेके भाग गई और आज बहुत सारे लोगों का जो कर्जा भी हो गया है, वो आने वाले टाइम के अंदर जो है धीरे-धीरे करके निकाल देंगे। लेकिन इन सब चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एमएलएम बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सेक्टर को जो है पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं, और उसी की वजह से आज बहुत सारे लोग इस सेक्टर में आना नहीं चाहते हैं, इस सेक्टर को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आज ये पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है। तो ये एमएलएम सेक्टर है, और इसी एमएलएम सेक्टर के दौरान ही 2018 में मैंने अपना एक कंटेंट यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया, वेस्टीज का, यानी कि ये जो कंपनी है जिसका ये जो प्रोडक्ट है, इसका मैंने कंटेंट डालना शुरू कर दिया, जिस चैनल पे आज हम ऑन पैसिव की वीडियोस देखते हैं, जिस पर 1,67,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो वहां पे एक 2 साल के अंदर अंदर 1,10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके थे। अच्छा। 1,10,000, और 1,10,000 के ऊपर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सब हमारे ऑन पैसिव से हैं। बाकी 1,10,000 सब्सक्राइबर तो हमारे इससे हैं, ये हमारा पहला प्यार है, इसी से हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, और यूट्यूब पे काम करना भी हमें एमएलएम ने ही सिखाया। और जब लोगों को हमारी कुछ कंटेंट समझ में आने लगे, तो मेरी जो बोलने की जो एक एक कला होती है, वो भी फिर वहां पे जो है धीरे धीरे करके सुधरने भी शुरू हो गई, और वहां से ही मुझे एक नेम फेम और जो है वहां से मिलनी शुरू हो गई। और आज मैं आपके सामने हूँ, और आज दुनिया भर के लोग जो है आज मुझे उसी यूट्यूब की वजह से ही जानते हैं। तो एमएलएम का जो है थैंक यू सो मच। और मैं हमारे जो एमएलएम की पहली कंपनी, जो हमारे पहला प्यार है, इसकी जो मालिक हैं वो हैं गौतम बाली जी। अच्छा, अच्छी बात है जी। गौतम बाली जी, अपने मेंटोर को याद उनका मैं कीजिए। धन्यवाद देता हूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गोला जी, वो बात तो आपकी ठीक है, आपने तारीफ की, लेकिन मेरा जो पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेजोरिटी जो एमएलएम में वो फेल हो जाते हैं। हर कोई आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होगा, या उस तरह एक्टिव नहीं होगा कि वो इस तरह प्रोडक्ट को बेच सके। तो आई थिंक इसका बिजनेस मॉडल को हम ये नाकामी का जिम्मेदार कह सकते हैं, क्योंकि इस जो हमारा जो ऑन पैसेज जो हमने अभी ज्वाइन किया है, उसमें तो ये है ना, चाहे किसी का चाहे किसी का एजुकेशन है या नहीं है, तजुर्बा है या नहीं है, रिच है या पुअर, जो भी है यहाँ पर, क्योंकि एआई सारा काम कर रही है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में मैं सिर्फ सर इतना ही बोलूंगा कि अगर हम एमएलएम के अंदर आते हैं तो इसमें सारा काम आपको ही खुद ही करना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारी जो इनकम जो होती है वो उसके बिजनेस मॉडल के ऊपर ही डिपेंड करती है। वहां पे जो एक पूरा का पूरा जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, जिस कैलकुलेशन के माध्यम से वहां पे हम सब लोगों को जो इनकम आनी होती है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पे बैरियर्स बहुत सारे लगा दिए जाते हैं। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपकी ये इनकम नहीं आएगी, जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपकी ये इनकम नहीं आएगी। तो वो वहां पे क्या होता है कि मजबूरी में जानबूझ करके बहुत सारे लोगों को वहां पे ऐसे प्रोडक्ट जो है परचेज करने पड़ते हैं, अपनी जेब से परचेज करने पड़ते हैं, और घर उनका गोदाम बन जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है एक कह सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, उसको हम ब्लेम कर सकते हैं कि बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए
जिसमें हम पूरी तरीके से फ्री हो, हम जितना काम करें उतना हमारे पास इनकम आए, तो इंसान इस पर बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाएगा। अदरवाइज बहुत सारी ठोकरें खा खा के लोग जो है, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो टॉप पे बने रहते हैं, और जो बाद में आते हैं वो कभी टॉप पे नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोला जी आपका। और वक्त का अगेन पता नहीं चला, और आपको पता है कि हमारे टाइम शॉर्टेज इस शो की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको पता है हमारा एक टॉपिक तो होता नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि जिस पे भी बात करें डिटेल से ही बात करें, ताकि इसको एक्सप्लोर जी कर सकें। नॉर्मली हम इससे शॉर्ट बात करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।